Assalamu alaikum. I am your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Mazhar Ali lectures. This is another lecture of development and aging. डेवलपमेंट एंड एजिंग में हम काफ़ी आगे निकल गए और अब ये है कि हम आखिरी आखिरी जो पॉइंट्स हैं और आखिरी जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ पहुंच गए हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे ट्विंस, किस तरीके से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और जुड़वा बच्चे ही नहीं, दो से ज्यादा, तीन, अगर चार बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो किस तरीके से पैदा होते हैं, क्या लॉजिक है इनके पीछे। अच्छा, अब जो जुड़वा बच्चे हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं, किस तरह की सिमिलरिटीज होती हैं, क्या वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, क्या उनका जेंडर सेम रहेगा ऑलवेज, मतलब दोनों लड़के हैं तो दोनों लड़के ही होने चाहिए, और अगर दोनों लड़कियां हैं तो लड़कियां ही होनी चाहिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की हो सके, और अगर जो ट्विंस हैं क्या उनका जेनेटिक मेकअप 100% आइडेंटिकल होता है, ये फिंगरप्रिंट्स उनके क्या सेम होते हैं, फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से डेवलप करते हैं, लास्ट लेक्चर में बाकायदगी से समझाया था, रीजन भी बताया था। थम जो है, थम क्यों बच्चे अपने मुंह में लेते हैं और उसकी क्या लॉजिक है, क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड है जिसकी वजह से नेचर ने इस फीचर को एलिमिनेट नहीं किया और इसकी सिग्निफिकेंस रखी, ये हमने समझा था। लास्ट लेक्चर का रिकैप देता हूं आपको। अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन और अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं जिसमें क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टोला, बाकायदगी से हमने देखा। गेस्टोला की बात की, न्यूरोला के टाइम पे किस तरीके से प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन करवा देगी न्यूरल ट्यूब की, हमने देखा। देन हमने बात की थी क्या होता है ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू जब दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यू की फॉर्मेशन को प्रोमोट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन दैट वी हैव। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को समझाने के लिए मैंने हेल्थ एक्सपेरिमेंट का और मैंगोल्ड जो है उनके एक्सपेरिमेंट आपको समझाया था। इससे पहले हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस की भी बात की थी, क्या होता है रोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। यस, हमने देखा था कि रोल ऑफ एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया, एसिटाबुलरिया ग्रेनुलेटा, दे आर द यूनिसेलुलर एल्गी एज वेल। देन रोल ऑफ साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द एग ऑफ एम्फीबियन, फ्रॉग का एग लिया था हमने, बात की थी। एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया के लिए जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया था किसी अलग साइंटिस्ट ने, जो हेमरलिंग थे। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म को समझाने के लिए हमारे पास स्पेमेन जो है उनका ही एक्सपेरिमेंट मौजूद था। देन लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था किस तरीके से अलग अलग चेंजेस आती हैं एम्ब्रियो के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, किस तरीके से पहले मंथ के अंदर हमने देखा था नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फॉर्मेशन होगी, माउथ और वेनस बन जाएगा। सेकेंड मंथ के अंदर किस तरीके से जो है लंग्स की बनने की फॉर्मेशन हो जाएगी, लिम्ब बड बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। थर्ड मंथ के अंदर किस तरीके से सेंस ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फोर्थ मंथ के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलियास बन गए थे। फिफ्थ मंथ के अंदर जो मेन पॉइंट था वो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन थी, लीवर और पेनक्रियास भी थे। सिक्स्थ टू नाइन्थ मंथ जस्ट जो सिस्टम डेवलप करे हैं, अलग अलग टाइप के जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं बॉडी के, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, उनमें एडजस्टमेंट होगी, उनमें स्पेशलाइजेशन होगी, उनमें मॉडिफिकेशन होगी। फिर से बोलता हूं, 6 to 9 मंथ्स जस्ट कोई ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनता, बन भी सकता है, लेकिन जो सिस्टम बने हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होगी, उनके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। 6 to 9 मंथ, 9 मंथ के एंड में बेबी बिल्कुल जो है अपसाइड डाउन आ जाता है और जो है वो बर्थ के लिए बिल्कुल जो है वो रेडी होता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, मतलब बेबी की जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से हो कि उसके बटक्स रीजन, उसके आर्म रीजन या उसकी लिम्ब्स मौजूद हो उस जगह पर जहां से उसको बॉडी से डिलीवर होना है, तो उस केस में फिर हम सिजेरियन जो प्रोसीजर है उनको प्रायोरिटी देते हैं और फिर हम नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड करते हैं। ये बात हमने लास्ट टाइम कर ली थी। मैंने आपको बताया था जब बेबी की बर्थ होती है, बेबी की बर्थ के टाइम पर बेबी जो है कवर्ड होता है एक सिल्की कोटिंग ऑफ हेयर्स, सिल्की कोटिंग ऑफ थिन हेयर्स, जिन्हें हम लेनुगो कह रहे थे। इसके अलावा बेबी जो है वो कवर हुआ होता है ग्रीसी मटेरियल से, दैट ग्रीसी मटेरियल इज नथिंग बट वर्निक्स कैसिओसा। वर्निक्स कैसिओसा, ये हमने बात कर ली थी। बेबी जब पैदा होता है तो बच्चे का रोना काफी लाजमी होता है। रोने से ये होगा कि बेबी जब रोएगा तो एयर जो है वो रश करेगी उसके लंग्स के अंदर, उसके अल्विलाई के अंदर, फ्रेश जो अल्विलाई है ये ओपन होंगे। खुदा ना खास्ता अगर बेबी रोए ना तो ये सोचा जाता है कि बेबी स्टिल बोर्न है, यानी उस बेबी में जान नहीं है। फिर हम बड़ी कोशिश करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से रुलाया जाए और फाइनली जब वो रो जाता है तो फिर हम जो है सुकून में आ जाते हैं।
आज हम बात करते हैं पहले ट्विंस की और क्वाड्रुप्लेट की। अगेन जैसे आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक जो भी आपका मकसद है, अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे। और पॉजिटिव माइंड के साथ हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। ट्विंस, ट्विंस एंड क्वाड्रुप्लेट्स। ट्विंस का मतलब ये होता है जब दो बेबी की एक साथ पैदाइश होती है, एक साथ बर्थ होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्विंस। जब दो बच्चे एक साथ पैदा हो रहे होते हैं तो उन्हें हम ट्विंस कहते हैं। ठीक है, जब दो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका जेंडर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हम देख सकते हैं। क्वाड्रुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट वर्ड रेफर्स टू द मोर देन 3 बेबीज बोर्न टुगेदर। इफ ऐसी कंडीशन है हमारे पास जिसमें 3 से ज्यादा यानी 4 बच्चे एक साथ एक टाइम पर पैदा हो रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्वाड्रुप्लेट कहते हैं। हम ट्विंस के टाइप देखते हैं, ठीक है, और फिर हम ब्यूटीफुल डायग्राम्स की मदद से भी जरूर समझेंगे उनको। देखिए ट्विंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे होते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस। इसके अलावा भी ट्विंस होते हैं। आपने क्या नाम सुना है? कॉन्जॉइंट ट्विंस, वेनिशिंग ट्विंस, पैरासाइटिक ट्विंस। बताता हूं जरूर, पहले तो हम ये वाले प्राइमरी टाइप्स देख लें इनकी। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डायजाइगोटिक ट्विंस। मोनो वर्ड रेफर टू दी वन, zygote here refer to zygote. Monozygote collectively means the formation of twins is happened by one zygote. Okay, अगर एक zygote से, एक ही zygote से दो twins की formation हो रही है, so इस condition को हम monozygotic twins, इस type को हम monozygotic twin कहते हैं। अगर दो twin जो बन रहे हैं वो दो zygote से बन रहे हैं तो इस कंडीशन को डायजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखें, जब जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद सीमेन डिपॉजिट होता है इनटू द विजाइना ऑफ द फीमेल, सो स्पर्म जो है वो ट्रेवल करते हैं। स्पर्म के अलग अलग तरीके हैं ट्रेवल करने के। स्पर्म अपनी फ्लेजुलरी मूवमेंट से एक तो ट्रेवल करके पहुंचते हैं, एक तो फ्लेजुलरी मूवमेंट इनको असिस्ट करती है मूवमेंट में। नंबर 2 जो एंड्रोमेट्रियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वो इनको हेल्प करता है। नंबर 3 जो प्रोस्टाग्लैंडिन। नाउ व्हाट आर द प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एसेंशियल सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स होते हैं एसेंशियल सैचुरेटेड फैटी एसिड के। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये माइल्ड सी कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं इन द यूट्रस, जो हेल्प करेंगे इन स्पर्म को सकअप होने में, ऊपर मूव करने में। ये तो स्पर्म के तरीके थे मूव करने के। सपोज करें हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, ओवम है। जैसे ही स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा तो इसके साथ कंबाइन होगा, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोट की। अब स्पर्म तो मिलियंस की तादाद में बनते हैं, ठीक है, और ओविडक्ट तक यानी सेकेंडरी oocyte तक भी जो स्पर्म पहुंचते हैं वो भी 2 से 250 स्पर्म पहुंच जाते हैं। स्पर्म के अंदर कमी नहीं होती, कमी जो आती है वो आती है एग के अंदर। अब एग एक ही होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक फीमेल के अंदर एक ही मंथ के अंदर दोनों ओवरीज ने एक एक बना दिया। एक एग आ गया राइट ओवरी से, एक एग आया एक ओवम आ गया, सेकेंडरी oocyte आ गया, एग आ गया लेफ्ट ओवरी से। ठीक है, अब स्पर्म तो बहुत है और स्पर्म ऐसा थोड़ी है कि एक ही ओविडक्ट में जाएंगे, स्पर्म तो दोनों ओविडक्ट में जाएंगे भाई, तो कोई पाबंदी थोड़ी है कोई स्पर्म्स के ऊपर। अब सपोज करें दो डिफरेंट सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए थे और स्पर्म उन oocytes तक पहुंच गए। एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, एक उसको फर्टिलाइज करेगा। जब अलग अलग स्पर्म से दो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होंगे तो इसका मतलब 2 जायगोट बनेंगे। ठीक है, अगर एक जायगोट बनता है, ठीक है, और इससे इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, दोनों कानों से बात सुनिएगा, इसके आगे 2 हिस्से हो जाते हैं। कैसे? क्लीवेज के टाइम पर। क्लीवेज होगी ना, क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज एक रैपिड रिथमिक माइटोटिक डिवीजन है जो कि जायगोट को डिवाइड कर देती है इनटू मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल्स, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। भाई हो सकता है क्लीवेज के टाइम पर जो दो ब्लास्टोमियर्स बने हैं वो ब्लास्टोमियर्स सेपरेट हो जाएं। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लास्टोमियर्स जो बने हैं वो एक ही जायगोट से बने हैं, ये जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं ये एक ही जायगोट से बने हैं, और ये दोनों ब्लास्टोमियर आगे जाके अलग अलग तरह की प्रेगनेंसी को परस्यू करते हैं। ये अलग बेबी बनाता है, ये अलग बेबी बनाता है, और जो हमारा ये वाला बिलव्ड स्ट्रक्चर है ये आगे जाके अलग बेबी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ब्लास्टोमियर्स आगे जाके 2 बेबी बना रहे हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन किससे हुई है? इनकी ओरिजिन तो एक ही जायगोट से हुई है ना। सो दिस कंडीशन इज व्हाट इज कॉल्ड द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी एक जायगोट से 2
ट्विंस की फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, क्यों समझते हैं, लेकिन पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखें अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में दो डिफरेंट जायगोट बने, एक जायगोट ये है, एक जायगोट ये है। इसने इस जायगोट ने इस इंडिविजुअल को बना दिया, ठीक है, और इसने जो है इसने आके इस इंडिविजुअल को और इस बेबी को बना दिया। जब दो डिफरेंट जायगोट दो डिफरेंट ट्विंस की दो डिफरेंट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट जायगोट दो डिफरेंट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, दिस कंडीशन इज व्हाट इज कॉल्ड द डायजाइगोटिक ट्विंस। इट इज आल्सो नोन एज फ्रेटर्नल ट्विंस। Monozygotic twins, it is also known as identical twins because the formation of twins by monozygotic condition. Okay, the formation of twins by monozygotic condition always ensure that the gender of both the twins is similar. ठीक है, हमेशा मोनोजाइगोटिक ट्विंस के रिजल्ट में, मोनोजाइगोटिक कंडीशन के रिजल्ट में जो ट्विंस बनेंगे, जो इंडिविजुअल बनेंगे, उनका जेंडर जो होगा, जेंडर दोनों का सेम होगा। यानी दोनों बॉयज हैं तो बॉयज होंगे, दोनों गर्ल्स हैं तो गर्ल्स होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक बॉय एक गर्ल, नहीं। मोनोजाइगोटिक ट्विन के रिजल्ट में हमेशा जो जेंडर होता है ट्विन का वो सेम रहेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट नाउ। अगर ये जो डायजाइगोटिक ट्विन है ना, डायजाइगोटिक ट्विन को फ्रेटर्नल ट्विन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्मेशन होने वाले ट्विन है वो लाजमी नहीं उनका जेंडर सेम हो भी सकता है। 25% केसेस में होता है कि बॉयज होंगे, 25% चांसेस होते हैं कि फीमेल्स होंगी, लेकिन 50% चांसेस ये होता है कि एक मेल और एक फीमेल होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसे हम आइडेंटिकल ट्विन क्यों कहते हैं। बेटा देखें, ये जो दोनों फॉर्मेशन हो रही है ट्विंस की, इनके बहुत सारे फीचर्स सेम ही होंगे। ये देखने में एक जैसे होंगे, स्किन कलर एक जैसा होगा, हाइट अप्रोक्सीमेटली एक जैसी होगी, और हेयर कलर वगैरह, आई कलर, हर चीज जो है कि तकरीबन की सेम होगी। इनका जेनेटिक मेकअप भी, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मेकअप जिसे हम कहते हैं, वो भी तकरीबन ज्यादा हद तक तो सिमिलर रहेगा। लेकिन सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल सिमिलर हो ये लाजमी तो नहीं। हो सकता है जब इनकी फॉर्मेशन हो रही हो तो माइनर सी म्यूटेशन इनके अंदर हो गई हो, ठीक है, जिनकी वजह से इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया हो। अब म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन दे आर द चेंजेस विच अकर इन द डीएनए। बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं अलग अलग तरह की। कुछ म्यूटेशन तो फायदेमंद है, म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरिएशंस एंड म्यूटेशन प्रोवाइड द सोर्स फॉर वेरिएशन एंड वेरिएशन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। क्या कहा मैंने कहा देखें, ये जो है दोनों ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, इनके बहुत सारे फीचर्स सेम होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो भी बहुत हद तक सेम होता है, लेकिन सारा का सारा आइडेंटिकल हो ये लाजमी तो नहीं। हो सकता है कि इनके डीएनए में जब डेवलपमेंट की प्रोसीड हो रही हो कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हो, माइनर से चेंजेस हो गए हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है स्मॉलर जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि डेवलपमेंट के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर आते हैं। म्यूटेशन कुछ फायदेमंद भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। म्यूटेशन जो है वो सोर्स है वेरिएशन का, और वेरिएशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो ये तो होगा आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं, मैंने कहा कि ये तो होते ही सेपरेट हैं, ये दो डिफरेंट जायगोट से बन रहे हैं, तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं कि इनका जेंडर भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इनका जेनेटिक मेकअप कभी भी सेम नहीं होगा। एक और बात जो खड़कती है हमें हमेशा, वो ये कि क्या जो ट्विंस बनते हैं इनके फिंगरप्रिंट सेम होंगे? तो जी नहीं होंगे फिंगरप्रिंट्स। मैंने, अगर आपको थोड़ा सा पीछे वाला लेक्चर ढंग से याद हो, अगर आपने वो लिया हो, अगर नहीं लिया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाइए वो लेक्चर अटेंड कीजिए। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से डेवलप करते हैं। देखें, ये बेबी जब मदर के यूट्रस में पनप रहे हैं तो ये अलग अलग पॉइंट्स पर अपने हाथ लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर हाथ लगाने की वजह से इनके अलग अलग फिंगरप्रिंट होंगे। लाजमी नहीं जहां ये बच्चा हाथ लगाए वहां ये बच्चा हाथ लगाए, इस तरीके से तो इनके फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये तो ट्विंस की बात मैंने कर ली। अब मैं आपको क्वाड्रुप्लेट समझाता हूँ कैसे होते हैं। देखिए, समटाइम क्या होता है, समटाइम यहाँ पे मैंने एक जायगोट के दो हिस्से किए हैं ना, समटाइम इस जायगोट ये इतना ही नाराज हो जाता है कि इसके चार हिस्से हो जाते हैं। जी हाँ, चार ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं, और वो चारों के चारों ब्लास्टोमियर इम्प्लांट होके अलग अलग बेबीज की फॉर्मेशन कर देते हैं। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि ये दो जायगोट बनते हैं, ठीक है, और दोनों जायगोट के दो दो पीसेस हो जाते हैं, ठीक है बेटा, दो जायगोटों के दो दो पीसेस हो जाते हैं, और दो दो पीसेस आकर इम्प्लांट होंगे और फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग ट्विंस की। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर एक जायगोट है उसके चार पीसेस हो गए तो भी क्वाड्रुप्लेट आ सकते हैं, ये वाले क्वाड्रुप्लेट्स आ सकते हैं। और दो जायगोट बने, दोनों के दो दो पीसेस हो गए, या एक के तीन पीस हो गए, एक का एक पीस ही रहा, ठीक है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, तो इनसे क्वाड्रुप्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी।
अब यहाँ पे जो आपको बात क्लियर करनी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखें, ये जो ब्लू कलर का ये जो ब्लू कलर की जो हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई है, दिस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट एमनियोटिक मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एमनियोटिक एमनियोटिक सैक और द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोन कहते हैं इसे हम, एमनियोन। एमनियोन ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आज मैं आपको चारों मेम्ब्रेन फिर दिखाने वाला भी हूँ। क्या होती है क्योरियोन, क्या होती है एमनियोन, क्या होती है यॉर्क सैक और क्या होती है एलेंटॉइस, दिखाने वाला हूँ आपको जरूर। एमनियोन डन, ये हो गई एमनियोन। ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला पर्पल वाला बिलव्ड स्ट्रक्चर, इसकी हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का काम चीज क्या है, जरा सब्र बनाए रखिए, सब चीज क्लियर होने वाली है, सब चीज क्लियर होने वाली है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा दैट वी हैव डन। मैं आपको यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके अंदर एमनियोटिक सैक तो अलग बनते हैं, लेकिन इनका एक ही प्लेसेंटा होता है। ठीक है, एक ही प्लेसेंटा होता है और उससे अलग अलग जो है अम्बिलिकल कॉर्ड अराइज होते हैं। अब प्लेसेंटा क्या है आप इतना याद रखो, आगे क्लियर करता हूँ। प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो मदर की सर्कुलेशन से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एनर्जी ग्रोइंग बेबी को प्रोवाइड करेगा और बेबी के वेस्ट, बेबी के कार्बन डाइऑक्साइड, बेबी का जो वेस्ट है वो मदर की सर्कुलेशन में शामिल करेगा। प्लेसेंटा इज अ फीटो मैटरनल कनेक्शन। ओके, टेम्पररी फीटो मैटरनल कनेक्शन होता है जो कि फीटस और मदर के दरमियान डेवलप करेगा। प्लेसेंटा जो है ये एक ऐसा टिश्यू है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर दो डिफरेंट जनरेशन के सेल्स होते हैं। मदर अलग जनरेशन की, ऑफस्प्रिंग बेबीज अलग जनरेशन के, दोनों के सेल मिलकर के इस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से इसको हम ना ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर दो डिफरेंट जनरेशन के सेल्स होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है, ह्यूमन प्लेसेंटा डेसिडुएट है, यानी बर्थ के बाद वो झड़ जाता है, शेड हो जाता है, डेसिडुएट प्लेसेंटा है। डन। इसके अलग अलग पार्ट में बताता हूं। तो मैं ये बता रहा था जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं यानी जो एक जाइगोट से डेवलप करते हैं उनमें प्लेसेंटा एक हो सकता है दोनों दोनों ग्रोइंग एम्ब्रियोज के लिए। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस के केस में, डायजाइगोटिक ट्विंस के केस में दोनों दोनों जो ग्रोइंग बेबीज हैं उनमें अलग अलग प्लेसेंटा मौजूद होगा, उनमें अलग अलग प्लेसेंटा मौजूद होगा। ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे होना लाजमी है। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डायजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट से बने, दो जाइगोट से बने। ठीक है, एक प्लेसेंटा होगा, दो एमनियोटिक सेक होंगे, दो एमनियोटिक सेक होंगे, दो प्लेसेंटा होंगे। ये बात थी ट्विंस और क्वाड्रुप्लेट की। आई होप यू आर गेटिंग दैट। ओके, तो अब इनमें सवाल कौन से पूछे जाएंगे ट्विंस में से? सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, इन विच टाइप ऑफ ट्विंस द जेंडर ऑफ द बोथ इंडिविजुअल सेम। ठीक है, इन दोनों टाइप्स में से कौन से टाइप में जेंडर जो है वो सेम रहेगा, तो इट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन। सवाल पूछा जाएगा क्या इन केस ऑफ ट्विंस आर द फिंगरप्रिंट्स सेम और नॉट, सो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट। सवाल ये पूछा जाएगा कि फ्रेटर्नल फ्रेटर्नल ट्विंस आर आल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस, सो इट इज डायजाइगोटिक ट्विंस। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर पूछे जाएंगे। हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन का साइट पूछ लिया जाए। अच्छा, एक और टिपिकल क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे वो पूछेगा कि जो सेम जाइगोट है वो किस स्टेज पर, वो कौन से सेल स्टेज पर सेपरेट होगा सो दैट फॉर्मेशन हो पाएगी ट्विंस की। फिर से बोलना चाहूंगा, देखिए एक जाइगोट से जब दो डिफरेंट मोरोला बनेंगे या दो डिफरेंट एम्ब्रियो कह सकते हैं हम बनेंगे, तो उनसे फॉर्मेशन होगी ट्विंस की। अब सवाल यहाँ पे बार बार ये पूछा जाता है कि वो कौन सा स्टेज है जिस पर ये जाइगोट आगे जाके सेपरेट होगा। तो दिमाग में बात रखिए, रिमेंबर दैट ये 8 सेल स्टेज जो आएगा, मोरला की फॉर्मेशन वाला जो स्टेज होता है, इसमें प्रोबेबली ज्यादा चांसेस होते हैं कि जाइगोट के 2 पीसेस हो जाए, 3 पीसेस हो जाए, ज्यादातर ज्यादा केसेस में 2 पीसेस होते हैं। तो 2 पीसेस में ब्रेक हो जाए और वो दोनों पीसेस जो है वो अलग अलग जाइगोट, वो अलग अलग एम्ब्रियो की तरह आगे जो है प्रेगनेंसी को परस्यू करें और अलग अलग इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करें। तो दिमाग में बात रखना कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एट विच स्टेज दिस जाइगोट विल स्प्लिट इनटू 2 और मोर different blastomeres or the embryos, so the right answer is the 8 cell stage। ठीक है, डन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा ब्लड स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड।
यहाँ पर चारों मेम्ब्रेन भी दिखाने वाला हूँ आपको, जो बार बार एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन करता रहता हूँ, कोरियन, एलेंटॉइड्स क्या होती है, एमनियो, ये सारी मेम्ब्रेन्स भी दिखाएंगे आपको जरूर। सबसे पहले तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्लियर करना चाहूंगा। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यूट्रस, यूट्रस को वूम्ब भी कहते हैं, यूट्रस को वूम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में तो यूट्रस बड़ा होगा, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस को इतना बड़ा साइज नहीं होता है, एक जितना इसका साइज होता है। जी हाँ, ऐसा कोई बड़ा तो स्ट्रक्चर नहीं होता नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में। लेकिन जब कोई फीमेल एक बार प्रेगनेंसी अटेंड कर ले या प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी देखेंगे कि इसका साइज इतना कैसे बढ़ जाता है कि एक के साइज जितना का जो यूट्रस है उसमें इतना बड़ा बेबी भी डेवलप कर रहा है। उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोन है, प्लेसेंटा है, तो अच्छे खासे साइज के स्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि आफ्टर मीनोपॉज देखें, मीनोपॉज क्या होता है यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपके लिए। मीनोपॉज इट इज अ स्टेज occurred in the life stages of the female after which she will be not longer a fertile female. Okay, his fertility will ends. Menopause simply एक ऐसी एज, एक ऐसी उम्र जिसके बाद फर्टिलिटी का एंड हो जाए, यानी वो फीमेल अब मदर नहीं बन सकती, तो इस स्टेज को मीनोपॉज कहते हैं, जो कि 50 इयर्स की उम्र को कहा जाता है, 50 इयर्स की उम्र को कहा जाता है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स। अब तो इसकी उम्र भी कम हो रही है, जी हाँ। उसके अपोजिट टर्म होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द एज ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो कि गर्ल्स के केस में 10 से 12 साल, और इसकी उम्र अब भी कम। हमने तो ऐसे केसेस भी देखे कि 8 साल की उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो गई है, जी हाँ। बहुत सारी वजूहात हैं, जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे मैं कहता हूं ना, नथिंग कैन मेक सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। थोडासस डॉब्सन की ये जो स्टेटमेंट है मुझे काफी पसंद है। तो एवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। मैं एक रीजन बताता हूं आपका ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पहले के जो फूड स्टैंडर्ड्स थे, पहले की जो हमारे रस्म रिवाज थे, आज वैसे नहीं है। पहले फीमेल्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अच्छे फूड, अच्छी सहूलतें बॉयज के लिए होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज जहां जहां बॉयज की जो के लिए जो सहूलतें हैं, बॉयज को जो राइट्स चाहिए होती हैं, वो हमारी बहनों के लिए भी होते हैं। वेल, तो फूड स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए, जिसकी वजह से प्यूबर्टी की एज अटेन करना भी लाजमी हो जल्दी हो गया, और मीनोपॉज की एज अटेन करना भी जल्दी हो गया। यानी फीमेल्स जो है वो जल्दी एज में 50 इयर्स में जो मीनोपॉज होता था, अब वो 45, 46, 48, ये जो एवरेज है 45 टू 48, इस एज में ये मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज के बाद क्या होगा कि मीनोपॉज के बाद भी साइज जो है वो यूट्रस का डिक्रीज कर जाता है। यूट्रस का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता है मीनोपॉज के बाद भी। प्रेगनेंसी से पहले भी यूट्रस का साइज छोटा था, मेनोपॉज के बाद भी यूट्रस का साइज छोटा हो जाएगा। अब मैं आपको यूट्रस की डिफरेंट लेयर्स बताने लगा हूं। आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस इज व्हाट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। अब यहां से भी आपको दोनों कान खुले रखने हैं। देन ये वाली आपको मोटी सी दिख रही है, ये वाली ग्रीन, दिस ग्रीन लेयर इज व्हाट इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। डन। और ये पर्पल वाली दिख रही है आपको, ये वाली पर्पल वाली, इसको फॉलो करिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। यहां लिख देता हूं। ये तो 3 लेयर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। देखें, इन तीनों लेयर्स की कंपोजिशन, इनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है। जब हम यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन के केस में, तो मैं आपके दिमाग के कपाट खोलूंगा, इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा, कहां होती है म्यूकोसा, कहां होती है सब म्यूकोसा, और किस तरीके से सीरोसा मौजूद है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप 3 लेयर्स याद रखिए। वी हैव पेरीमेट्रियम, वी हैव मायोमेट्रियम एंड वी हैव एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंडोमेट्रियम के अंदर ही इम्प्लांटेशन होगी। एंडोमेट्रियम के अंदर ही जाकर के ये जो एम्ब्रियो है ये जाके इम्प्लांट होगा, ठीक है, सिर्फ एंडोमेट्रियम के अंदर ही। इसमें मायोमेट्रियम का और पेरीमेट्रियम का कोई रोल नहीं होगा। ये एंडोमेट्रियम ही होगा, पर्पल वाली लेयर ही होगी जिसमें जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, और वो इस तरीके से पीछे को आ जाएगी। सपोज करिए ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो ब्लू और रेड है ना, ये नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है पर्पल वाली लेयर आपको इस जगह पे मिलती, बिल्कुल ग्रीन के करीब मिलती, लेकिन ऐसा तो नहीं ना। देखिए ग्रीन वाली पर्पल वाली लेयर कितनी बाहर आ गई, ये पर्पल वाली लेयर जो है वो कितनी बाहर। ओके,
अब ये तो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। गैस्ट्रोला स्टेज पर आई मीन ब्लास्टोला स्टेज पर ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट होगा। देन फिर उसके बाद हमें पता है कि ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। देन फिर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट आगे जाके एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे एंड दिस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट व्हाट द कोरियोन दैट वी हैव डन। तो कोरियोन हमारे पास मौजूद होगी। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है पर्पल के बाद इनसाइड जो आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कोरियोन इट इज नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। चारों मेम्ब्रेन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। डन। सो ये कहलाएगी कोरियोन। देन फिर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट एचसीजी प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और यही सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, जिसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही ब्लास्टोला यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है आफ्टर दैट हम यूट्रस के उस पार्ट को डेसिडुआ कहते हैं। ये डेसिडुआ टर्म मैंने पहले भी आपको काफी बार क्लियर करने की कोशिश की है। डेसिडुआ इज व्हाट इट इज द यूट्रस ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द डेसिडुआ इज we call uterus as a decidua at which stage? Pre stage of pregnancy, during the pregnancy, after the pregnancy. So ये होता है during the pregnancy। तो ये आपको याद रखने, क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूँ साथ। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है? हमें वर्ल्ड रिनाउंस डॉक्टर बनना है। यस। उसके बाद ये रेड कलर का वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है प्लेसेंटा। हम थोड़ी सी मैं आपको पहले मेम्ब्रेन समझा दूं यहाँ पर, देन हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ट्रोफोब्लास्ट ने तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। लेकिन जो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स होते हैं ब्लास्टोला के अंदर, अब क्या मैं बोल रहा हूँ, देखें, अगर आपको याद हो ब्लास्टोला सेल जो स्टेज होता है उसके अंदर एक तो आउटर लेयर होती है, सही बात है, इसे सर हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। डन। और दूसरी लेयर जो है वो सिंसिशियम की फॉर्म में होती है। व्हाट इज सिंसिशियम द स्ट्रक्चर विच appear as a unicellular but contain many nucleus, appear as unicellular but multinucleated structure is what is called the syncytium। पर यहाँ पर भी कुछ सेल आकर के जमा हो जाएंगे, एंड दिस सेल इज नथिंग बट व्हाट द एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाएंगे। ये आपको पता है एम्ब्रियोब्लास्ट जो है ये डिफरेंशिएट होगा इनटू व्हाट एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट विल मेक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द यॉक सैक। इसके अंदर यॉक मौजूद होगी। आपको पता है जो ह्यूमंस के केस में हमने ह्यूमंस के केस में आइसोलेसिथल एक पढ़ा था, अलग अलग टाइप के आपको एक बताए थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, एलेसिथल, आइसोलेसिथल, टेलोलेसिथल, मीसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। ह्यूमंस के केस में आइसोलेसिथल एक होता है, यानी कम अमाउंट ऑफ यॉक होती है। डन। और वो यॉक का पैक हो जाती है स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द यॉक सैक की आउट पाउचिंग। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर अलग अलग टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको कोरियोन बता दी, यॉक सैक बता दी। यॉक सैक की आउट पाउचिंग होती है इस तरीके से आउट पाउचिंग होती है। दिस आउट पाउचिंग इज नथिंग बट व्हाट द एलेंटॉइस जो है ये एक टेम्पररी यूरिनरी ब्लैडर का काम करेगी। एलेंटॉइस जो है, फिर से बताता हूं, ये टेम्पररी यूरिनरी ब्लैडर का काम करेगी, यानी जो बेबी यूरिन वगैरह बना रहा है वो उसके अंदर स्टोर होगी, कुछ अमाउंट स्टोर होगा। एलेंटॉइस का हमारी बॉडी में इतना रोल नहीं है। मैंने बताया तो जो रेप्टाइल्स, जो बर्ड्स जो हैं उनके अंदर एलेंटॉइस का काम होता है। हमारी बॉडी में कोई इतना ऐसा इंपॉर्टेंट रोल इस एलेंटॉइस का नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो डेवलप कर रहा है, तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो 3 लेयर्स मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, आप साथ साथ बोलिए, कोरियोन, यॉक सैक, एलेंटॉइस। अब लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन कौन सी, वो है ये वाली ब्लू वाली, आपको दिख रही है ये वाली ब्लू वाली, that is what is called the amnion। तो इस तरीके से चारों एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपके टिप्स पे होना लाजमी है, आपके फिंगर टिप्स पे होना लाजमी है। सवाल ये पूछा जाएगा, सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होगी, कोरियोन, इनर मोस्ट कौन सी होगी, एमनियोन। एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर होगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अच्छा, ये जो एमनियोन बनी है, एमनियोन की फॉर्मेशन किससे होगी, एमनियोन की फॉर्मेशन एपिब्लास्ट से होगी। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा याद है तो एपिब्लास्ट will give rise what the एंडोड्रम के बाद बनेगी मीजोड्रम। एंडोड्रम एंड मीजोड्रम के अंदर स्पेस मौजूद होता है, दिस स्पेस इज नथिंग बट एमनियोटिक
कैविटी जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है और मेम्ब्रेन जो गिव राइज होगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एमनियन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एमनियन। इस तरीके से एमनियन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और तो सवाल ये पूछा जाएगा कि एमनियन डेवलप फ्रॉम विच लेयर ऑफ द गेस्ट्रोला और द ब्लास्टोला। सो आपको याद रखना है एपीब्लास्ट। यॉर्क सैक की फॉर्मेशन किससे होगी? हाइपोब्लास्ट। एलेंटॉइस की फॉर्मेशन किससे होगी? यॉर्क सैक की आउटपचिंग से। एलेंटॉइस का काम क्या है ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन साथ साथ बताता रहता हूं आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इट इज अ टेम्पररी फीटो मैटरनल कलेक्शन। प्लेसेंटा जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर और फीटस के दरमियान डेवलप करता है, टेम्पररी होता है। प्लेसेंटा एक वाहिद ऐसा टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर है जिसके अंदर दो डिफरेंट जनरेशन के सेल होते हैं। जी हाँ, मदर अलग जनरेशन की, फीटस अलग जनरेशन का, दोनों के सेल्स मिलकर के इस प्लेसेंटा को बनाते हैं। अब जब दोनों के सेल्स इस प्लेसेंटा को बना रहे हैं ना, तो प्लेसेंटा के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। प्लेसेंटा का एक पार्ट होता है मैटरनल साइड जिसके अंदर मदर की ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेन एंड आर्टरीज। then it has other side as well, that is what is called the fetal side. Fetal side contain or the consists of the fetal arteries and veins. Done? अच्छा, अब ये लाजमी होता है कि जो प्लेसेंटा है, देखें ये वाला जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको आप देखें, ये होता है प्लेसेंटा। डन? प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। प्लेसेंटा और फीटस के दरमियान एक और कनेक्शन, एक और कॉर्ड, एक और धागेनुमा स्ट्रक्चर डेवलप करता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। It is also known as funiculus umbilicus. It is also known as funiculus umbilicus. When you came across into the Latin language, we'll found the word funiculus umbilicus. Funiculus umbilicus term use होता है for this umbilical cord. एक बार फिर से बताता हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेड वाला, that is what is called the placenta, and ये जो ग्रीन कलर की कॉर्ड दिख रही है ये umbilical cord. प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल साइड, फीटल साइड। मैटरनल साइड के अंदर मदर की ब्लड वेसल्स, जो फीटल साइड होता है उसमें फीटस की जो है वो ब्लड वेसल्स। उसके बाद डेवलप करती है ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। द अम्बिलिकल कॉर्ड ही वो स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल फीटस को और प्लेसेंटा को आपस में कनेक्टेड करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ज्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर एक जेली होती है, वाटसन जेली हम कहते हैं, जैसे एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। लिख दूं आपके लिए? मैं लिखता हूं आपके लिए। एक तो होती है वाटसन जेली, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। वाटसन जेली होती है, डन। और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसके अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज, इट कंसिस्ट ऑफ 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, आपके भी दोनों कान खुले होनी चाहिए। देखें, जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, जब हम करेंगे सर्कुलेशन की बात, तो हम कहते हैं वो ब्लड वेसल्स जो हेड से ब्लड को अवे ले जाएंगी उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, या ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाएंगी उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हमारे हेड पर लाएंगी या बॉडी से दूर लेके जाएंगी उन्हें हम वेन कहते हैं। ये बात फिर से बोलता हूं, हमारे बॉडी की वो ब्लड वेसल्स जो हेड से ब्लड लेके जाएंगी या ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाएंगी उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, और वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हमारे हार्ट में लाएंगी यानी बॉडी से लेके आएंगी उन्हें वेन कहते हैं। समटाइम हम इस तरीके से भी आर्टरीज और वेन की डेफिनेशन कर देते हैं, दैट व्हेन आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ऐसे बोल देते हैं, हम कहते हैं भाई आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के। और वेन के नाम बोलते हैं कि वेन आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इस तरीके से कह देते हैं कि पल्मोनरी वेन जो है उनको छोड़ करके सब वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन एक और एक्सेप्शन बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज नहीं, ये अम्बिलिकल आर्टरीज भी होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज नहीं, अम्बिलिकल आर्टरीज भी ऐसी आर्टरीज हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखें, आर्टरीज का काम क्या होता है कि ब्लड को अवे लेकर जाना। ये अम्बिलिकल आर्टरीज यहाँ पर कुछ यही काम करेंगी। ये अम्बिलिकल आर्टरीज इस फीटस के ब्लड को लेके जाएंगी मदर के ब्लड तक। तो अब ये ब्लड को दूर लेके जाने वाली
जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड को बॉडी से दूर लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम आर्टरीज ही कहते हैं। और यहाँ पर ये अम्बिलिकल आर्टरी जो है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अम्बिलिकल वेन, हम अम्बिलिकल वेन के नाम भी इसे कह देते हैं। अम्बिलिकल वेन्स एंड पल्मोनरी वेन कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल अदर वेन कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि द काइंड ऑफ ब्लड which carried by the umbilical arteries, oxygenated blood, deoxygenated blood। कपाट दिमाग के खुलेंगे इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, तो एक बार फिर से ये बात रिपीट करता हूं बेटा, इट इज वर्थ टू बी रिपीटिंग। या सो अब तक हमने ये समझा कि हम ऐसे कह देते हैं भाई, जितनी भी ब्लड जो आर्टरीज होंगी ना, उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो भाई अम्बिलिकल आर्टरीज भी तो बताओ, अम्बिलिकल आर्टरीज भी और पल्मोनरी आर्टरीज, ये दोनों मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं लिखता हूं यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरीज and pulmonary arteries, pulmonary arteries contain what? contain deoxygenated blood। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट deoxygenated blood। डन। उसके अलावा पल्मोनरी जो वेन्स होती है और अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, ये बॉडी की ऐसी वाहिद वेनें हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। डन। तो ये बात थी इनके बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड की आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब तक मैंने आपको क्या समझा दिया? मैंने समझा दिया प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। एक बार दोनों के डिफरेंसेस समझा देता हूं। प्लेसेंटा टेम्पररी फीटो मैटरनल कनेक्शन, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी एक कनेक्शन होता है जो प्लेसेंटा के बाद डेवलप करेगा। प्लेसेंटा का काम ये होता है कि एक्सचेंज करना मटेरियल्स को बिटवीन द मदर सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन। अम्बिलिकल कॉर्ड का काम ये होता है कि बेबी के जो भी मटेरियल्स हैं उनको प्लेसेंटा तक पहुंचाना और प्लेसेंटा के मटेरियल को फीटस तक लेके आना। यानी प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करने का काम हमारे इस अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा जो है ये डेवलप करेगा सिंसिशियोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट से। और अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन फिर थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, जो हमारे लेवल पे तो नहीं है। मेरी दुआ है आप सबका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो, तो जब आपसे मुलाकात होगी वहां पर, या आप वहां पर खुद से पढ़ेंगे या हम आपको समझा देंगे जरूर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरीज, एक अम्बिलिकल वेन होती है। आप जब भी सर्कुलेशन पढ़ोगे ना, आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज का जिक्र ही नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों, शायद क्या मसला है, लेकिन आप याद रखें कि अम्बिलिकल आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज एंड पल्मोनरी आर्टरीज, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का जब वो पूछना चाहे तो। उसके अलावा जो वेन के बारे में कहा जाता है कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड दिस एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन तो बताई जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अम्बिलिकल वेन नहीं बताई जाती। आप याद रखें कि अम्बिलिकल वेन के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पल्मोनरी वेन के साथ साथ। तो ये बात थी प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की। अम्बिलिकल प्लेसेंटा में फिर दो साइड्स हो जाते हैं। एक और टर्म हमारा जो रह रहा है इस टॉपिक के साथ, वो आपको क्लियर कर देता हूं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेगनेंसी एंड लेट मी राइट ओवर देयर gestation। What are the differences between pregnancy and gestation? What are the differences between our beloved pregnancy and gestation? Done? So पहले gestation समझाना चाहूंगा, देन हम मूव करेंगे प्रेगनेंसी पर। देखें, फॉर्मेशन हुई जायगोट की, ठीक है। जायगोट की फॉर्मेशन के बाद जायगोट में क्लीवेज हुई, फॉर्मेशन हुई मोरोला की। मोरोला के बाद उससे फॉर्मेशन हुई ब्लास्टोला की। ब्लास्टोला से गेस्ट्रोला, गेस्ट्रोला से न्यूरोला, न्यूरोला से फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, अलग अलग ऑर्गन बने और फाइनली बेबी की बर्थ हुई। ठीक है, बर्थ के बाद हम बेबी को न्यूनेट कहते हैं। फ्रॉम जायगोट अप टू द बर्थ, सारे के सारे स्टेजेस को हम मिला करके जेस्टेशन कह रहे होते हैं। प्रेगनेंसी इससे अलग है। प्रेगनेंसी के अंदर जायगोट को शुमार करें लाजमी नहीं होता, जायगोट की फॉर्मेशन को शुमार नहीं किया जाता। समटाइम मोरोला को भी नहीं लिया जाता। ब्लास्टोला वाले स्टेज से लेकर के, ब्लास्टोला जब बनेगा तो ये इम्प्लांट हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, प्रेगनेंसी के अंदर जायगोट को इन नहीं करते, बहुत सारी अच्छी बुक्स के अंदर। इसके अलावा क्लीवेज को जो है ऐड नहीं करते। ब्लास्टोला की फॉर्मेशन होगी तो ब्लास्टोला जो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल के अंदर। जैसे ही ब्लास्टोला इम्प्लांट होगा,
यहां से प्रेगनेंसी मार्क होगी और बर्थ तक के पीरियड को प्रेगनेंसी कहेंगे। देखिए जेस्टेशन सिर्फ एक पीरियड है, एक टाइम का वक्फा है जो कि हमने जायगोट से स्टार्ट किया और एंड हुआ बर्थ तक, लेकिन प्रेगनेंसी इससे कुछ ज्यादा है। प्रेगनेंसी सिर्फ वो टाइम का वक्फा नहीं जिसमें ब्लास्टुला एंड हो गया और बर्थ हो गई। प्रेगनेंसी के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, वो सारे चेंजेस भी शुमार होते हैं इस प्रेगनेंसी के अंदर। वो कौन से चेंजेस हैं? देयर इज हार्मोनल चेंजेस एंड देयर इज फिजिकल चेंजेस। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखिए देयर इज हार्मोनल चेंजेस, देयर इज व्हाट फिजिकल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस ये होंगे कि ज्यादा क्वांटिटी में कुछ हार्मोन्स बन रहे होंगे फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे कि आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ एस्ट्रोजन, आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, ये ज्यादा से ज्यादा अपने मिकदार में बन रहे होंगे। इसके अलावा फिजिकल चेंजेस क्या होंगे कि वेट जो है वो बढ़ जाएगा। देखें इतना बड़ा बेबी, 3 किलो का बेबी होता है हेल्थी, वो डेवलप कर रहा है, ये प्लेसेंटा, ये जो है मेम्ब्रेन्स, इसके अलावा फ्लूइड भी तो मौजूद होगा, एमनियोटिक फ्लूइड। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट एमनियोटिक फ्लूइड भी तो मौजूद है, ये फ्लूइड, ये सारी चीजें, फीमेल का बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब वेट बढ़ेगा तो डायफ्राम की अप एंड डाउन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में मसला होता है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं जो कि हो सकता है सारी जिंदगी उन स्ट्रेच मार्क ना हटे, उनको छुपाया जरूर जा सकता है, हल्का किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, लेकिन उनको हमेशा के लिए खत्म कर सकें ये लाजमी नहीं होता। वो स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। क्या वजह है उन स्ट्रेच मार्क की कभी बाद में बताऊंगा आपको जरूर, लेकिन वो स्ट्रेच मार्क रह जरूर जाते हैं। वो स्ट्रेच मार्क वजह ये देखें, अब प्लेसेंटा आई मीन ये यूट्रस के अंदर मसल की लेयर है मायोमेट्रियम, इसके ऊपर स्किन मौजूद है, ठीक है। मसल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो एक्सटेंड हो सकते हैं, साइज में एक्सटेंड हो सकते हैं। एक्सटेंटिबिलिटी इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। जैसे ही इसके अंदर प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस जो है साइज में बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है। यूट्रस साइज में बढ़ता है तो ऊपर वाली स्किन भी बढ़ जाती है, ठीक है। लाइक दैट जैसे बॉडी बिल्डर के मसल्स बनते हैं तो स्किन बढ़ जाती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जब करना छोड़ते हैं कुछ टाइम के बाद मसल्स तो वीक हो जाते हैं, मसल्स तो साइज में श्रिंक कर जाते हैं, एट्रोफी कहते हैं, मसल डिस्ट्रोफी या मसल एट्रोफी कहते हैं इस प्रोसेस को। मसल साइज में कम हो जाएगा लेकिन ऊपर वाली स्किन लटक जाती है उनकी, ठीक है। सेम यहाँ पे हो रहा होता है प्रेगनेंसी के केस में कि यूट्रस बड़ा होने के बाद तो छोटा हो जाएगा लेकिन ऊपर वाली स्किन जो है उस पर स्ट्रेच मार्क जो पड़ गए वो कभी नहीं जाते, उनको छुपाया जरूर जाता है और हल्का जरूर किया जाता है। वेल सो इस तरीके से मदर का जो रोल है तो भाई वो तो रिमार्केबल रोल होता है मदर का। इस तरीके से ये हार्मोनल चेंज होंगे, ये फिजिकल चेंज होंगे। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जेस्टेशन सिर्फ टाइम का पीरियड है, जायगोट्स के बनने से लेकर के बर्थ तक का जो पीरियड है, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द जेस्टेशन, जो कि हर एनिमल का अपना होता है। प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी समथिंग मोर, ओके, प्रेगनेंसी इज समथिंग मोर देन द जेस्टेशन। इसमें सिर्फ टाइम का वक्फा नहीं होगा ब्लास्टुला के इम्प्लांट होने से लेकर के, बल्कि जो ब्लास्टुला जो चेंजेस हो रहे हैं फीमेल की बॉडी में, आई मीन टू से, चाहे वो फिर हार्मोनल चेंजेस हों चाहे वो फिजिकल चेंजेस हों, उनको फीमेल को ही झेलना है। तो इस तरीके से ये प्रेगनेंसी जो है वो एंड होगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। एक और टर्म मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, वो टर्म ये कि ब्लास्टुला स्टेज पर ही क्यों जायगोट आकर के इम्प्लांट होता है। तो एक मिनट लूंगा आपका, सिर्फ देखें, जब फॉर्मेशन होती है जायगोट की तो उसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ज़ोना पेल्यूसिडा। इसके बाद भले इसमें क्लीवेज हो रही है, ज़ोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट है, यही तो वजह रहती है कि साइज का, जायगोट का जो साइज है वो जो है एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जायगोट बनने के बाद क्लीवेज हुई, मोरोला बना, ब्लास्टोला बना, ब्लास्टोला तक ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा होती है, ज़ोना पेल्यूसिडा ये इंटैक्ट रहती है, ना जायगोट का साइज बढ़ने देगी, ना मोरोला का, ना ब्लास्टोला का। देन ब्लास्टोला स्टेज पर इसका सामना कुछ ऐसे एंजाइम से होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द सिंथेसियोब्लास्ट एंड साइटोटोफोब्लास्ट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। वो क्या करेंगे कि ज़ोना पेल्यूसिडा को ब्रेक कर देते हैं, और ज़ोना पेल्यूसिडा ब्रेक हुई, ब्लास्टोला इतना स्टिकी हो जाता है, जिस जगह पे यूट्रस के है वहीं वो स्टिक हो जाएगा। बड़ा इंतजाम, बेहतर इंतजाम है नेचर का ये। अब सपोज करके देखिए, अगर ये ज़ोना पेल्यूसिडा पहले ही हट जाती तो जायगोट या मोरोला जहां थे, चाहे वो ओविडक्ट में हो चाहे किसी दूसरी जगह पे हो, वहीं पर वो इम्प्लांट हो जाते और प्रेगनेंसी हो जाती, ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगले लेक्चर में और भी बात करेंगे गहराई से इसकी। सो आज हमारे पास इतना ही था। आपको आई होप बहुत सारी नई बातें सीखने के लिए मिली होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।